चलिए भाई। वंस अगेन हेलो एंड वेलकम। आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों को लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा है उसके बारे में थोड़ा सा बता दिया जाए। लास्ट क्लास में आपने जो पढ़ा था उसमें आप लोगों ने देखा था कि जो भी फोर्स होता है F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। दो मासेस जो m1 m2 हैं उनके बीच में कुछ डिस्टेंस है और उन पे लगने वाला जो फोर्स था वो फोर्स हमने जी m1 m2 जो आपस में एक दूसरे पर लगा रहे थे, जो न्यूटन्स थर्ड लॉ को भी फॉलो कर रहा था, वो फोर्स जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर हमने लास्ट क्लास में इसका डेरिवेशन और इसका वेक्टर फॉर्म और इस पर बेस्ड क्वेश्चन सारे देख लिए थे। आज जिस चीज़ को पढ़ने जा रहे हैं वो है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। देखो, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को अपन आई से डिनोट कर सकते हैं। इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि जैसे कि आपके पास कोई भी एक एम मास का, मैं एक बॉडी को ले लेता हूँ। इस एम मास की एक बॉडी से आर डिस्टेंस पे ये कोई पॉइंट है पी। इस पॉइंट पी पर जो भी एक छोटा सा यूनिट मास अगर ले लूँ, इसका मास अगर 1 kg है, या 1 kg नहीं है तो अपन एम मास भी ले लेंगे तो भी चलेगा। एम मास अगर ले लिया जाए तो इस एम मास पर ये कैपिटल एम मास की बॉडी जो भी फोर्स लगा रही है, दैट फोर्स पर यूनिट मास, ये कहलाता है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ये आई वेक्टर भी बोल सकते हैं आप, आई भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। तो मैंने आई वेक्टर नाम दे दिया। तो यहाँ पर आप फोर्स को लिखेंगे, अगर ये इस पे इधर फोर्स लगाएगा तो ये वाला इस पे इधर फोर्स लगाएगा, तो आप लिखेंगे जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो m1 की वैल्यू कैपिटल एम, m2 की वैल्यू स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई नीचे देखेंगे तो हमारा मास दे रखा है। वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो मैंने यहाँ पे आर कैप लगा दिया। आर कैप यूनिट वेक्टर है जो यहाँ पे डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ से अगर अपन आई निकालें तो आई वेक्टर मेरे पास हो जाएगा, ये एम से ये एम कट जाएगा, तो मेरे पास जो बचेगा वो बचेगा जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। अगर इसकी यूनिट की बात करी जाए तो इसकी यूनिट आपके पास देखेंगे तो इसकी ये फोर्स पर यूनिट मास है। तो फोर्स पर यूनिट मास है मतलब इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर केजी। अगर हम इसकी डायमेंशन की बात करेंगे तो डायमेंशन हो जाएगी, मेरे पास फोर्स की डायमेंशन होती है m l t-2, मास होता है m। तो ये हो गया m l t-2 मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाई मास, तो ये हो जाएगा l t-2। इसकी जो यूनिट है ये एक्सेलरेशन की यूनिट के इसकी जो डायमेंशन है वो एक्सेलरेशन की डायमेंशन जैसी ही है। ठीक है भाई, फोर्स पर यूनिट मास एक्सेलरेशन ही होता है। अब यहाँ पर जो अपन ने ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकाली है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी अलग अलग टाइप की बॉडीज के लिए अलग अलग है। जैसे यहाँ पर अगर इसकी मैं डेफिनेशन बताऊं तो इसकी डेफिनेशन है, इट इज फोर्स पर यूनिट मास। ये है आपकी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। अब डिफरेंट टाइप की बॉडीज के लिए किस तरीके से एक्ट करती है वो समझना है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं अपन, एक 3D ऑब्जेक्ट है क्या अपने पास? गोला थोड़ा अच्छा नहीं है, ये गोला ले लेते हैं। हमने एक स्फीयर ले लिया, ठीक है। इस स्फीयर से की जो रेडियस है, इस स्फीयर की जो रेडियस है वो रेडियस अपन ने मान लिया आर है। इसका मास है कैपिटल एम। ये है मेरे पास एक हॉलो स्फीयर। तो हम सबसे पहले ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी हॉलो स्फीयर की पता करना चाहते हैं। तो यहाँ पर तीन केस बन सकते हैं। पहला केस बन सकता है जब हम आर लेस देन आर, मतलब इनसाइड हॉलो स्फीयर जब हम बात करेंगे, तो मैंने यहाँ इनसाइड हॉलो स्फीयर कोई भी एक पॉइंट ले लिया। इनसाइड हॉलो स्फीयर यहाँ पे अगर एक पॉइंट ले लूँगा तो यहाँ पर पॉइंट लेने के लिए मैंने देखा कि यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। तो इंटरेस्टिंग बात है कि यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होगी ही नहीं, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी के लिए जो मास है, मास तो इसके बाद से स्टार्ट है, अंदर तो हॉलो है। अगर अंदर हॉलो है तो यहाँ पर इस पॉइंट पर कोई भी फोर्स
नहीं लग रहा होगा, अगर कोई फोर्स नहीं लगेगा तो वहाँ पर कोई ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी नहीं होगी। तो इसका आंसर मैं सीधा बोल दूंगा कि इसके अंदर कोई भी इंटेंसिटी नहीं है, क्योंकि जी एम अपॉन आर स्क्वायर में एम अंदर है ही नहीं, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं दूसरे वाले केस में आऊँगा, दूसरे वाले केस में मैं बोलूँगा कि देखो भाई, यहाँ पर जब r इक्वल टू आर होगा तब क्या होगा। तो r इक्वल टू आर ये वाला केस है कि जब मैंने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया, इसका मतलब है ऑन द सरफेस। ऑन द सरफेस जैसी अपन बात करेंगे तो ऑन द सरफेस यही इंटेंसिटी अपने पास कितनी बन जाएगी। अब पूरे का पूरा मास है तो जी एम अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। और तीसरा केस अपन ये ले लेंगे जब r ग्रेटर देन r है, मतलब जब आप यहाँ बाहर बात करेंगे, r ग्रेटर देन r, जब यहाँ पर किसी भी p पॉइंट की बात करेंगे तो यहाँ पर इंटेंसिटी जो होगी वो हो जाएगी जी एम। अब आपको जो डिस्टेंस है वो यहाँ सेंटर से नापनी है, तो सेंटर से डिस्टेंस स्मॉल r के बराबर है, तो जी एम अपॉन आर स्क्वायर। आपने जो भी फॉर्मूला पीछे देखा था, ये फॉर्मूला यही था। ये फॉर्मूला जो आई निकल के आया वो मेरे पास कितना निकल के आया इंटेंसिटी का, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अब जी एम अपॉन आर स्क्वायर में मैंने तीन स्पेशल केस ले लिए, जब आर लेस देन आर है, जब आर इक्वल टू आर है, और तीसरा जब आर ग्रेटर देन आर है। आर ग्रेटर देन आर पर ये पूरे का पूरा इस स्फीयर का जो भी मास होगा, जो इसकी सरफेस पर होगा ऑब्वियसली, ये पूरे का पूरा हॉलो स्फीयर का जो मास है, इससे बाहर जब बात करेंगे तो फॉर्मूला जी एम अपॉन आर स्क्वायर लगेगा। मतलब ये स्फीयर एक पॉइंट मास की तरह एक्ट करेगा, और ऐसा पॉइंट मास जो सेंटर पर सिचुएटेड है। ठीक है। तो ये तीन फॉर्मूले, इसको हम बोल देंगे आउटसाइड ऑफ द स्फीयर, या आउटसाइड ही लिख दो बस। अब अगर इतना समझ में आ गया तो फिर अपन यहाँ पे ग्राफ भी बना सकते हैं। अगर अब मैं आपको ग्राफ यहीं पे बना के दिखा देता हूँ। जैसे ग्राफ अगर आप देखेंगे तो ग्राफ में एक हमने एक्सिस ऐसी ले ली और दूसरी एक्सिस ऐसी ले ली, दोनों एक्सिस आपको दिख गई होंगी। तो सबसे पहले देखेंगे हम आर इंटेंसिटी वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ है। तो पहले तो इंटेंसिटी कोई है ही नहीं, आर इक्वल टू कैपिटल आर तक कोई भी इंटेंसिटी नहीं है, तो ये ग्राफ यहाँ से लेके यहाँ तक का एकदम जीरो रहेगा। लेकिन आर इक्वल टू आर पर ये ग्राफ सडनली जंप करेगा, और इसकी जो वैल्यू है वो कुछ हो जाएगी। और अगर इसकी कुछ वैल्यू हो जाएगी तो यहां पर ये वैल्यू की, मतलब इस वैल्यू को लिख देंगे तो ये हो जाएगा जी एम अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। लेकिन आर ग्रेटर देन आर पर देखोगे तो यहाँ पर आई प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर है। जब आई प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर है तो ये हाइपरबोलिक शेप होगी, और ये शेप इस तरीके से दिख रही होगी, ये है आई प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है। तो ये ग्राफ इस तरीके से बनेगा हॉलो स्फीयर की ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का। उम्मीद करते हैं इतना समझ में आ गया होगा। किसी के मन में कोई डाउट है तो पूछ सकता है। यहाँ पे इस सिचुएशन में एक चीज और अपन सोच सकते हैं। अगर यहाँ पे कोई डायरेक्शन के साथ पूरा लिखना चाहे तो लिख सकता है कि आर वेक्टर की डायरेक्शन अगर देखी जाए इस पर्टिकुलर केस में, तो आर वेक्टर की डायरेक्शन तो इधर से इधर होगी, लेकिन हमारा जो फोर्स है उस डायरेक्शन में। तो यहाँ पर जो हमारे लिए जो फोर्स की डायरेक्शन होगी, जो इस एम पर लग रहा है, वो अट्रैक्टिव नेचर की है, तो यहाँ पर वो माइनस आर होगी, इस आर के जस्ट अपोजिट। तो आप लोग इसको ना माइनस आर लिख लो, डायरेक्शन होगी, इससे अपने को कंफर्म हो जाएगा हमेशा कि डायरेक्शन टुवर्ड्स होगी और माइनस में होगा। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर तो मैंने सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करी है, ये ग्राफ ऐसा रहेगा। लेकिन अगर कभी आपको और चार ऑप्शन मिले और एक ग्राफ ऐसा हो जहाँ पर ऊपर वेक्टर लगाओ, अगर कहीं भी वेक्टर लगाए तो ध्यान रखना ये सारी वैल्यूज नेगेटिव में हो जाएंगी, तो एक ग्राफ उल्टा हो जाएगा। मतलब उस केस में ये ग्राफ ऐसा दिखेगा। अगर मैं तुम्हें बताऊं तो ये आई वेक्टर अपॉन आर वेक्टर जैसा अगर ग्राफ हो तो ये ग्राफ ऐसा दिख रहा होगा, इस तरीके से दिख रहा हो। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे फिर चीज़ें आपको विद साइन लेनी है, तो ये ध्यान रखना। अगर मान लो तुम्हें दो ऑप्शन दिख जाएं,
एक ऑप्शन, चार ऑप्शन में एक ऑप्शन ऐसा है और दूसरा ऑप्शन ऐसा है। अब ऑप्शन कौन सा टिक करना है? तो हमेशा अपन को विद साइन वाला टिक करना है, विदाउट साइन वाला टिक नहीं करना, हमेशा ये वाला, मतलब माइनस के साथ। ठीक है, समझ में आ गई बात? अरे यस सर, नो सर, कुछ तो बोलो नलायक हो। ओके। तो भाई अब आगे की कहानी है वो ये है कि अभी तक आपने होलो स्फीयर की कहानी देख ली। अब देखो सॉलिड स्फीयर के लिए ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं। तो मैं हेडिंग लिख देता हूँ, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी फॉर सॉलिड स्फीयर। ये ग्रेविटेशनल फील्ड जब ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जब आप सॉलिड स्फीयर के लिए निकालोगे, तो सॉलिड स्फीयर के केस में चीज़ें थोड़ी सी बदल जाएंगी। कैसे बदलेंगी, आओ बातें करें। इसको थोड़ा फिल कर दिया जाए, अपन वाइट कलर से कर दें। नहीं, वाइट अच्छा नहीं लग रहा, ये अच्छा लग रहा है, ब्लू। ये अच्छा है। तो जब अगर सॉलिड स्फीयर है, तो सॉलिड स्फीयर के केस में देखने वाली बात यह है कि अगर आप इस स्फीयर से बाहर कोई भी पॉइंट लेंगे, तो अगर स्फीयर से बाहर कोई भी पॉइंट लेंगे, तो ये पॉइंट तो स्फीयर के बाहर है, स्फीयर की रेडियस कैपिटल आर है, स्फीयर का मास इस कैपिटल एम है, तो ये पूरा स्फीयर एक पॉइंट मास की तरह बिहेव करेगा। अगर ये पॉइंट मास की तरह बिहेव करेगा, तो आर ग्रेटर देन आर के लिए ये जो इंटेंसिटी है ये हो जाएगी आपके पास जी कैपिटल एम अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है। दूसरी बात, जब आप r इक्वल टू आर की बात करेंगे, तो यही इंटेंसिटी हो जाएगी जी एम अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। और अगर आप इस स्फीयर के अंदर पहुंच जाएंगे r लेस देन r, तो अब इस इंटेंसिटी को देखेंगे। तो जैसे ही आप r लेस देन r पर जाएंगे, तो ये इंटेंसिटी में यहाँ पर, जैसे मान लो ये मैंने एक गोला बनाया, तो ये गोला यहाँ से लेके यहाँ तक r रेडियस का है, और यहाँ पर एक पॉइंट मैंने ले लिया रेड कलर से P। अब इस पॉइंट पर अगर आपको निकालना है, तो यहाँ पर इस स्फीयर जो आपने अंदर अज्यूम किया है, इस अंदर वाले स्फीयर के अंदर का मास लिखना पड़ेगा। तो आप लिखोगे जी कैपिटल एम डैश अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। तो एम डैश की जहाँ तक बात है, तो एम डैश हो जाएगा मेरे पास मास इनसाइड डॉटेड स्फीयर, डॉटेड स्फीयर ऑफ रेडियस आर। स्मॉल आर रेडियस का ये जो डॉटेड स्फीयर बनाया है, इसके अंदर का जो मास है वो मुझे एम डैश चाहिए। तो उसके लिए मैंने पढ़ रखा है, कैपिटल एम डैश होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब डेंसिटी देखोगे तो इसका टोटल मास था कैपिटल एम, इसका टोटल वॉल्यूम था 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। और वॉल्यूम जो हमें अंदर वाला वॉल्यूम है, वो वॉल्यूम कितना है, 4/3 पाई स्मॉल आर का क्यूब, क्योंकि अब उसकी रेडियस है वो स्मॉल आर है। तो यहाँ पे मेरे पास जो एम डैश आएगा, वो एम डैश हो जाएगा एम, 4 पाई से 4 पाई कट गया, 3 से 3 कट गया, तो आर क्यूब डिवाइडेड बाई कैपिटल आर क्यूब। देखा, 4 पाई से 4 पाई कट गई। तो यहाँ पे जो इंटेंसिटी आ गई, वो आ गई जी कैपिटल एम आर क्यूब डिवाइडेड बाई कैपिटल आर क्यूब, और इधर है आर स्क्वायर, तो इस आर स्क्वायर से क्यूब कट गया। तो आपके पास जो इंटेंसिटी बची वो कितनी बची, वो बची जी एम आर अपॉन कैपिटल आर क्यूब। अब आपके पास जो फॉर्मूला है, इन फॉर्मूलाज को गौर से देखो। एक फॉर्मूला है ये, एक फॉर्मूला है ये, और लास्ट वाला फॉर्मूला बन गया ये। अगेन मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, डायरेक्शन की बात करेंगे तो सब में नेगेटिव आएगा, सब में टुवर्ड्स होगा। जैसे ही मेरे ये समझ में आया, मैंने कहा इसका ग्राफ बनाते हैं। तो जब मैंने ग्राफ बनाएगा, तो ग्राफ मैं सोच रहा हूँ कि इस बार नीचे ही बना देते हैं अपन, आई वेक्टर वाले ग्राफ बना देते हैं, तो टेंशन ही खत्म।
तो r इक्वल टू r तक का जो भी ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन होगा पासिंग थ्रू ओरिजिन। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे जो इंटेंसिटी है वो प्रोपोर्शनल टू r है। फॉर्मूला क्या है, जी एम स्मॉल आर अपॉन आर क्यूब, जी एम स्मॉल आर अपॉन आर क्यूब। उसके बाद ये फॉर्मूला चेंज हो गया है और उसके बाद ये ग्राफ हाइपरबोलिक हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो इंटेंसिटी है वो इंटेंसिटी 1/r के प्रोपोर्शनल है। जब इंटेंसिटी y प्रोपोर्शनल टू 1/x होता है तो ऐसा ग्राफ हाइपरबोलिक नेचर का होता है। तो इसका नेचर है वो हाइपरबोलिक है। ठीक है दोस्त, इतना चमक गया। अगर यहाँ और ये यहाँ पे पूरा ऐसा मिला हुआ है, ये मैंने थोड़ा सा रंग चेंज कर दिया, वाइट कलर से ही बनाते हैं इस तरीके से। ठीक है, हो गया सेट, ग्राफ भी बन गया। अब जो ये आपने सॉलिड स्फीयर की ये जो इंटेंसिटी पढ़ी है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, क्या अर्थ एक सॉलिड स्फीयर नहीं है? अर्थ भी एक सॉलिड स्फीयर है। इससे मुझे एक चीज समझ में आई कि जो मैं पढ़ता हूं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको मैं जी से डिनोट करता हूं। और ये तो मेरे लिए स्पेशल केस हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मेरे लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, क्या हो गया कि अर्थ के सरफेस पर जो भी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है वो जी के बराबर है। मतलब जी को मैं बोलूंगा इट इज ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट सरफेस ऑफ अर्थ। अरे आजा भाई, इसका मतलब ये हुआ कि g इज इक्वल टू लिखूंगा मैं g मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। ये वैल्यू अप्रोक्सीमेट, ये वैल्यू जो निकल के आती है वो निकल के आती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसे आप अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रख के काम चलाते हैं। मतलब मेरे लिए ये कहानी ये है कि भाई साहब, एक गोले के ये सेंटर हो गया अर्थ का, ये रेडियस आर हो गई, या ये भी रेडियस आर है। इसका जो सरफेस है ना, ये सरफेस, सरफेस का कोई भी पॉइंट, इस सरफेस के किसी भी पॉइंट पे आप चले जाओ, ये वैल्यू जी की 10 होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, क्योंकि जी एम अपॉन आर स्क्वायर अपन यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। ये तो नॉर्मल बात हो गई, ये समझ गए हम। और जितने भी केस हमने पीछे पढ़ रखे हैं सारे के सारे यहाँ पे वैलिड है। मतलब अगर कोई मुझसे पूछे कि भाई इस अर्थ के, या रंग पीला कर देते हैं, कि इस अर्थ से यहाँ पर एक पॉइंट ले लो, यहाँ पर इंटेंसिटी कितनी होगी, तो मैं बोल दूंगा जी एम अपॉन आर स्क्वायर। कोई बोले यहाँ पर अंदर कितनी होगी, तो मैं बोल दूंगा जी एम स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर क्यूब। कोई बोले सरफेस पे बता दो, तो मैं बोल दूंगा जी एम अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। मतलब जो फॉर्मूला तुमने सॉलिड स्फीयर के लिए पढ़े थे सारे के सारे फॉर्मूले यहाँ पे वैलिड हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने अर्थ भी एक सॉलिड स्फीयर की तरह अज्यूम कर लिया। लेकिन रियल में अर्थ सॉलिड स्फीयर तो है नहीं। अर्थ अगर तुम देख रहे होगे तो सॉलिड स्फीयर में तो इसकी जो सरफेस है वो एकदम स्मूथ होती है, लेकिन अर्थ पर कहीं पहाड़ हैं, कहीं ढेर सारी समुद्र है। तो जो अर्थ की शेप है वो अपनी जगह यूनिफॉर्म नहीं है, वो नॉन यूनिफॉर्म शेप है। दूसरा, अभी क्या मान रहे हैं अपन कि अर्थ के हर एक पॉइंट पे रेडियस है वो आर के बराबर है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? कहीं पहाड़ है तो वहाँ रेडियस ज़्यादा नहीं होगी, कहीं पहाड़ कहीं खाई है तो वहाँ पर रेडियस कम नहीं होगी। तो हम एवरेज रेडियस जो अर्थ की मानते हैं, वो अर्थ की एवरेज रेडियस अपन मानते हैं 6400 किलोमीटर। लेकिन रियल में हमें पता है कि ये एवरेज है, रियल में हर पॉइंट की रेडियस अलग अलग होगी। एक और कहानी है, अर्थ की जो शेप है वो भी स्पेशल है। अर्थ की शेप, पहली बात तो स्फेरिकल होती ही नहीं है। अर्थ की शेप की अगर बात करी जाए तो अर्थ की शेप होती है इलिप्टिकल टाइप की या ओवल टाइप की बोलेंगे। यहाँ पर आप बात करेंगे तो इस वाले एक्सिस को अपन, इसको नॉर्थ पोल बोलते हैं,
इसको साउथ पोल बोलते हैं। और ये वाली लाइन, ये जो आपने जो एक कुछ बीच में जो प्लेन दिखा रखा है, मतलब ये तरबूज है, इस तरबूज को बीच में से अगर काट दें तो जो प्लेन बनेगा तरबूज जो दिख रहा होगा वो इक्वेटर कहलाएगा। तो ये इक्वेटर है। तो कहानी क्या है कि यहाँ पर जो रेडियस है ना, रेडियस एट पोल, और यहाँ पर अगर बात करेंगे तो रेडियस एट इक्वेटर, ये बराबर नहीं होती। इक्वेटर की रेडियस ज़्यादा होती है। तो रेडियस ऑफ इक्वेटर माइनस रेडियस ऑफ पोल, ये 21 किलोमीटर का इनमें अंतर होता है। मतलब ये ऐसा है, अर्थ ऐसी गोल नहीं है, ऐसी है, क्योंकि इसका इक्वेटर की रेडियस ज़्यादा है और पोल की रेडियस कम है। ठीक है, तो ये पूरी कहानी तुम समझ गए होगे सब लोग। तो इससे समझ में आ रहा है कि ये जो जी अपन निकाल रहे हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है बहुत ही आइडियल सिचुएशन में है। हमें अब डिफरेंट केसेस में इस जी का वेरिएशन देखना पड़ेगा। तो अब अगला स्टेप अपना यही है कि हमने जी तो पता कर लिया कि अर्थ की सरफेस पे 9.8 है, लेकिन अलग अलग केसेस में अर्थ की सरफेस से अगर ऊपर जाएंगे तो कितना होगा, अर्थ की सरफेस से नीचे जाएंगे तो कितना होगा, उसकी कैलकुलेशन सीखेंगे। तो आप लोग पहले इसे छाप लीजिए, फिर अपन इसकी कैलकुलेशन देखते हैं। यहाँ से छापना था, छापिए। और किसी के मन में कोई डाउट है तो पूछ भी सकता है। चलिए भाई, आगे का डिस्कशन किया जाए। अब देखते हैं अपन वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में जब वेरिएशन की बात आएगी ना, तो वेरिएशन आप इसमें क्या क्या वेरिएशन हो सकते हैं कि एक तो हो सकता है कि भाई अर्थ की सरफेस से कुछ हाइट पर, अर्थ की सरफेस से कुछ डेप्थ पर, अर्थ के रोटेशन की वजह से, तो अर्थ की शेप की वजह से। तो अपन हर एक चीज़ डिस्कस करते हैं और बातें करें। तो सबसे पहला केस देखते हैं, वेरिएशन में सबसे पहला केस देखते हैं एट सम हाइट, एट हाइट एच। तो दोस्त बात यह है कि जब हम हाइट पर बात करेंगे ना, तो जैसे मान लो ये अर्थ है, नीचे है पूरी ऐसे, मैंने सिर्फ इतना ही दिखाया है, ये अर्थ का सेंटर है, और अर्थ का सेंटर से सरफेस की दूरी आर के बराबर होती है। और यहाँ से हम एच हाइट और ऊपर चले गए, यहाँ पे अपने को जी चाहिए। तो पहली बात तो अब यहाँ पे जी नहीं होगा, इसका हम नाम बदलेंगे। अब इसका नाम लिख बोलेंगे जी डैश, क्योंकि जी तो हमने अर्थ की सरफेस पर माना था। तो जब यहाँ पे हमसे बोला जाएगा जी डैश निकालिए, तो हम लिखेंगे जी डैश, अर्थ का मास तो कैपिटल एम है, तो हम बोलेंगे अर्थ की सरफेस से बाहर वाला पॉइंट है, तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बोल रहे हैं, वहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होती है जी एम अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। अब अपने लिए यहाँ पर जी एम अपॉन स्मॉल आर की वैल्यू है कैपिटल आर प्लस एच का स्क्वायर। ये आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये स्मॉल आर हो जाएगा कैपिटल आर प्लस एच के बराबर। अब इस पूरे में से मैं थोड़ा सा दिमाग लगाऊं, और अगर आर बाहर निकालूं तो आर स्क्वायर बन के बाहर निकलेगा, अंदर बच जाएगा 1 प्लस एच अपॉन आर का स्क्वायर। थोड़ा सा और बुद्धि का इस्तेमाल किया जाए तो ये जो टर्म लिखी हुई है, ये वाली, ये टर्म दिख रही है, ये टर्म स्मॉल जी के बराबर होती है, ये हो जाएगा 1 + h अपॉन आर का होल स्क्वायर। ये बन गया अपने लिए फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले का भी एक स्पेशल केस है। इस फॉर्मूले का स्पेशल केस ये है कि इफ h इज लेस देन 5% ऑफ रेडियस, 5% ऑफ रेडियस, तो 5% ऑफ रेडियस होता है h इज लेस देन 320 किलोमीटर, क्योंकि रेडियस तो मैं पता है 6400 किलोमीटर है। तो 6400 किलोमीटर का 5% 320 किलोमीटर होता है। तो अगर आप अर्थ की सरफेस से 320 किलोमीटर से कम हाइट पर जाते हैं, तो ये फॉर्मूले को अपन मॉडिफाई कर लेते हैं। इस फॉर्मूले को क्या मॉडिफाई कर सकते हैं, तो हम इसको लिखेंगे जी डैश इज इक्वल टू जी 1 + h अपॉन r⁻²। हमने पढ़ा है बाइनोमियल एक्सपांशन।
जिन्हें नहीं याद वो अभी समझ लेंगे। बाइनोमियल एक्सपांशन में हमने पढ़ा था कि इफ x इज वेरी वेरी लेस देन 1 देन 1 प्लस माइनस एक्स की पावर n कैन बी रिटन एज 1 प्लस माइनस एन एक्स। जो पावर है n वो आगे आ जाती है, x में चिपक जाती है। ये बाइनोमियल एक्सपांशन में हमने पढ़ा है, वही यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे देखो h अपॉन r में h तो बहुत छोटा हो गया, तो पूरी टर्म में 1 से बहुत छोटी हो गई, तो -2 आगे आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा g डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस 2h अपॉन r। ठीक है, तो ये एक और फॉर्मूला बन गया। इसको भी थोड़ा रीअरेंज कर सकते हैं। अब आप एक चीज और देख रहे होगे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो मैग्नीट्यूड है वो मैक्सिमम सरफेस पर है। अगर तो आप लोग ये पीछे ग्राफ भी देखेंगे तो इस ग्राफ में भी, ये तो मैंने नेगेटिव साइन के साथ बनाया है वेक्टर वाला, अगर इसको मैं ऊपर बनाऊं तो ये ऊपर ऐसा दिख रहा होगा। तो इसका मतलब जो हाईएस्ट है वो हाईएस्ट कहाँ पर है, r इज इक्वल टू आर, मतलब कहाँ पर, सरफेस पर। बाकी सब जगह g, अगर आप अर्थ की सरफेस से बाहर जाएंगे तो भी कम होगा, अगर अर्थ की सरफेस के अंदर आएंगे तो भी कम होगा, और हाईएस्ट होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। खैर, वापस आते हैं मुद्दे पे अपने। तो ये अपना जी डैश की वैल्यू आ गई। क्या हम इसको और मॉडिफाई कर सकते हैं? तो आंसर है हाँ भाई, बिल्कुल कर सकते हैं। आओ और मॉडिफाई करें। तो और मॉडिफाई क्या कर सकते हैं, जी डैश इज इक्वल टू जी, ये निकाला था 1 माइनस 2h अपॉन आर। इसको थोड़ा खोला जाए तो जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस 2h जी अपॉन आर। तो इसको लिख सकते हैं जी डैश माइनस जी इज इक्वल टू -2h जी अपॉन आर। तो ये हो जाएगा जी डैश माइनस जी अपॉन जी इज इक्वल टू 2h अपॉन आर, लेकिन माइनस है तो माइनस को इधर ले आओ, तो माइनस हो जाएगा जी डैश, या माइनस को इधर ले जाएंगे तो बनेगा ये जी माइनस जी डैश डिवाइडेड बाई जी इज इक्वल टू 2h अपॉन आर। ये लिखा हुआ है फ्रैक्शनल चेंज। फ्रैक्शनल चेंज क्या, ये तो घट ही रहा है, जी डैश की वैल्यू तो कम ही है, तो फ्रैक्शनल डिक्रीज इन g इज इक्वल टू 2h डिवाइडेड बाई r। लेकिन ध्यान रखना है, ये कब है, ये तब है जब आपके पास जो g है वो जो हाइट है वो 320 किलोमीटर से कम है या फिर 5% से कम है। तो ये छोटा सा फॉर्मूला था, ये आप लोगों ने पढ़ लिया कि h हाइट पर इस तरीके से वेरिएशन हो रहा होगा। अगर h हाइट का वेरिएशन ऐसा है तो फिर अब डेप्थ का वेरिएशन देखते हैं। तो डेप्थ का वेरिएशन देखते हैं, तो और डेप्थ का देख लेते हैं। एट डेप्थ डी। अब डी डेप्थ पे बात करेंगे तो देखो भाई, ये तो अर्थ की सरफेस है, ये सेंटर हो गया सी। यहाँ पर कोई भी पॉइंट एक पी ले लेते हैं, और यहाँ से अर्थ की सरफेस से डिस्टेंस है डी। तो ये कितनी बची, ये बच गई अपने पास आर माइनस डी, क्योंकि जो रेडियस है अपने पास वो रेडियस तो डी के बराबर है, सॉरी आर के बराबर है। हमें इस पी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, अर्थ का मास कैपिटल एम है। तो यहाँ पर हम जब जी डैश निकालेंगे तो जी डैश हो जाएगा मेरे पास जी कैपिटल एम स्मॉल आर अपॉन आर क्यूब। ये फॉर्मूला अभी अपन ने पता किया है, सॉलिड स्फीयर के अंदर इतना होता है आर लेस देन आर पे, जी एम कैपिटल आर अपॉन आर क्यूब। अब यहाँ पर जो आर था वो डिस्टेंस मेरी हुआ करती थी सेंटर से, तो यहाँ पर जो स्मॉल आर है उसकी वैल्यू आर माइनस डी के बराबर है, तो वो यहाँ पे ये रख देंगे, जो जी डैश इज इक्वल टू जी एम, इसको लिख सकते हैं हम आर स्क्वायर इंटू आर अपॉन कैपिटल आर। थोड़ा सा पहले मॉडिफाई कर लेते हैं फिर आगे करते हैं। आर क्यूब को आर स्क्वायर इंटू आर लिख लेंगे, तो ये जी एम अपॉन आर स्क्वायर बन जाएगा मेरे पास, जी आर की जगह डाल देंगे अपन आर माइनस डी, टोटल आर में से डी घटाएंगे तो स्मॉल आर आ जाएगा, डिवाइडेड बाई नीचे आर था तो आर आ गया। तो ये जो फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला बन गया मज़ेदार, जी डैश इज इक्वल टू जी, ये आर अंदर जाएगा तो 1, तो बचेगा 1 माइनस डी बाई आर। अब एक चीज में हमेशा कंफ्यूजन रहेगा आप लोगों को, यहां पर मैंने कोई भी अजम्पशन नहीं किया डेप्थ में, उसके बाद फॉर्मूला इस तरीके से दिख रहा है, लेकिन यहां पर ये फॉर्मूला में मैंने अजम्पशन किया है तब फॉर्मूला ऐसा दिख रहा है। तो कभी कभी आप ना बिना इस चीज का ध्यान में रखे ही वो ये वाला फॉर्मूला डायरेक्टली लगा देंगे, ऐसा नहीं है। जब हाइट पर बात करेंगे तो हाइट पर विदाउट अजम्पशन वाला फॉर्मूला है ये,
और अजम्पशन वाला फॉर्मूला है ये 5% वाला। लेकिन जब डेप्थ में बात करेंगे तो विदाउट अजम्पशन, अजम्पशन की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे सीधा है फॉर्मूला G1 - D/R। इसको भी आप रीअरेंज करके लिख सकते हैं। तो इसको आप क्या लिखेंगे, ये बन जाएगा G डैश इज इक्वल टू G-G/DG/R। अगेन G-G' इज इक्वल टू D/R, आइडेंटिकली बनेगा। तो यहां पर ये आ गया फ्रैक्शनल चेंज इन डी। परसेंटेज चेंज निकालना है तो दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दो, परसेंटेज चेंज हो जाएगा। मैथ्स की छोटा सा ट्रिक है ये तो। समझ गए बात को भाई? ये लिखा हुआ है डेल्टा जी डिवाइडेड बाई जी। अब कोई जी से जी काट के डेल्टा मत कर देना बस, ठीक है। तो ये भाई इसमें कोई भी अपन ने स्पेशल केस इस्तेमाल नहीं किया है। और ये दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये परसेंटेज वाला भी इंपॉर्टेंट है। सारे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं तीनों। तो भाई आप लोगों ने देख लिया, अर्थ की सरफेस से ऊपर जाएंगे तो कैसे वेरिएशन है, अर्थ की सरफेस से नीचे जाएंगे तो कैसे वेरिएशन है। अब तीसरा केस ये है कि वेरिएशन मुझे चाहिए, मतलब वेरिएशन मुझे जानना है ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ। ये बात मैं पहले बता चुका हूं वैसे तो, लेकिन अब अपन उसकी कैलकुलेशन भी कर लेते हैं। शेप ऑफ अर्थ में क्या है कैलकुलेशन, कि जो अर्थ की शेप है वो ऐसी है, स्फीयर नहीं है, इस तरीके से है। बस, बहुत अच्छे। ये है शेप। तो इसके अंदर मैंने एक डॉटेड गोला बनाया है। इस डॉटेड स्फीयर को अगर आप देखेंगे तो इक्वेटर पर तो अर्थ थोड़ी सी मोटी है और पोल पे थोड़ी पिचकी है, तो ये इस तरीके से पिचक गई है। तो थोड़ा सा और ज्ञान की बात कर लेते हैं। ये है गेम। तो ये तो है रेडियस एट पोल, और यहाँ पर है यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी रेडियस एट इक्वेटर, और ये डिस्टेंस हमने निकाली है, ये है 21 किलोमीटर। तो इनमें जो डिफरेंस आता है वो डिफरेंस बहुत कम होता है, 0.2 मीटर पर सेकेंड, 0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के आसपास का होता है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। हो सकता है गलत भी हो, लेकिन ऐसा ही कुछ है, 0.02 है आई थिंक। तो इसको मैं लिख देता हूँ। तो मैं बोल दूंगा जी एट पोल विल बी ग्रेटर देन जी एट इक्वेटर। जी एट पोल अगर लिखा जाएगा तो लिखा जाएगा Gm/r², एंड जी एट इक्वेटर अगर लिखा जाएगा तो लिखा जाएगा Gm/r+21,000, क्योंकि आपको मीटर में रखना पड़ेगा, रेडियस तो 21 किलोमीटर है। जो डिफरेंस है वो 21 किलोमीटर है, तो 21 किलोमीटर को अगर आप कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसका स्क्वायर। इस तरीके से दिखता है। एग्जैक्ट वैल्यू भी मैं 0.02 के आसपास ही है, कंफर्म में कर लूंगा अभी एक बार। तो ये वेरिएशन देख लिया इसकी शेप की वजह से। एक वेरिएशन और है जो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन नीट और जेई में तो पूछा जाएगा। तो वो है ड्यू टू रोटेशन। ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, अर्थ के रोटेशन की वजह से। अब अर्थ के रोटेशन की वजह से रायता बहुत तगड़ा फैलता है। इस रायते को लाओ समेटे। तो अर्थ के रोटेशन की वजह से लाला थोड़ा सा, आप लोगों को लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पता है? सुना तो होगा ना कहीं, कि भाई यहाँ के इस अर्थ के इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, गूगल कोऑर्डिनेट, उसमें लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड ये दोनों चीजें होती हैं। तो वैसे ही यहाँ पर एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे अगर तुम देखोगे तो ये इतने बड़े सर्कल पे घूम रहा है।
जो अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है ओमेगा से। ये अगर इस साइड देखोगे तो ये वेस्ट डायरेक्शन है, और इस साइड देखोगे ये ईस्ट डायरेक्शन है, और ये आपका साउथ है, और ये आपका नॉर्थ है। ये बात तो बेसिक चीजें तो पता है। तो अर्थ ऐसे घूमती है, वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है। अगर अर्थ वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है तो यहां पर ये जो हमने एक पॉइंट एज्यूम किया है, ये पॉइंट एक स्मॉल आर रेडियस के पाथ पे घूम रहा है। अर्थ की जो रेडियस है वो कैपिटल आर है, तो रंग बदल लेते हैं, तो अर्थ की रेडियस है कैपिटल आर। अब जो भी यहां पर आपने छुटका सा मास जो भी रखा है स्मॉल एम, ये अर्थ इसको अपनी तरफ खींच रही होगी स्मॉल एम जी की नहीं खींच रही होगी? तो आंसर यहां से खींच रही होगी। ये जो एंगल है, ये इक्वेटर से जो भी ये रेडियस एंगल बनाती है इसको बोलते हैं लेट एंगल ऑफ लैटिट्यूड। तो ये है लैटिट्यूड एंगल। अब इस mg तो इसमें ऐसे पुल कर रहा है, तो यहां पर अगर आप इसका एक कंपोनेंट लेना चाहेंगे तो वो कंपोनेंट ऐसा दिख रहा होगा इस तरफ, और इसका कंपोनेंट मैं रेड कलर से लिख रहा हूं। ये mg है तो ये हो जाएगा आपके पास mg cos लैम्डा। सही बात है। और यहां पर ये बाहर घूम रहा है तो ये हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर आर, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो बाहर लगेगा। सर्कुलर मोशन में आपने पढ़ रखा है कि नेट इनवर्ट फोर्स एम वी स्क्वायर बाई आर या एम ओमेगा स्क्वायर आर होता है। अगर आप इस ऑब्जेक्ट पर ही बैठ जाएंगे तो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया। नॉन इनर्शियल फ्रेम का मतलब हो गया सूडो फोर्स लगेगा। सूडो फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास एम है और एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर आर अंदर था, तो हमने किधर लगा दिया? बाहर। इतना समझ में आ गया? तो इस एम मास जो मैंने यहां पर एज्यूम किया है, ये छोटा वाला, इस एम मास के बारे में सोचना शुरू करते हैं। देखो कैसे। अब इस एम मास को जो आर रेडियस पे घूम रहा है, इस पर अगर आपको लिखना हो तो नेट फोर्स आप लिखेंगे एम ए, और इस पर नेट फोर्स कितना लग रहा है? नेट फोर्स लग रहा है एम जी कॉस लैम्डा माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर। ऐसा लग रहा है? अच्छा जी। दूसरी कहानी यह है कि अगर आपको एक तरीका और है इसको ऐसे सोचने का, एक और तरीका है। दूसरा तरीका यह है कि भाई ये एंगल लैम्डा है तो ये एंगल भी लैम्डा होगा। अगर ये एंगल लैम्डा है तो ये लैम्डा होगा, तो यहां पर हम एम ओमेगा स्क्वायर आर का कंपोनेंट कर लेंगे तो हो जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस लैम्डा। तो आप डायरेक्टली इस जी के टर्म में आंसर ले दे देंगे, आपको एम जी कॉस लेमडा के टर्म में आंसर निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अपन एक काम करते हैं, इस एम जी कॉस लेमडा का अपन वैल्यू की जरूरत यूज नहीं है, इसको हटा देते हैं। तो मेरे लिए क्वेश्चन ये हो गया कि एम जी ऐसे लग रहा था, ये आर रेडियस के सर्कल पे घूम रहा था, इस पे अंदर की तरफ नेट फोर्स ओमेगा स्क्वायर आर एम ओमेगा स्क्वायर आर था। तो हमने इस ऑब्जेक्ट पर बैठकर जब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, अर्थ पर बैठकर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो इस पर सेंट्रीफ्यूगल लगेगा, स्यूडो फोर्स लगेगा, बाहर की तरफ लगेगा एम ओमेगा स्क्वायर आर। तो इसके कंपोनेंट कर लिए तो हो गया एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस लैम्डा। ये लैम्डा लैम्डा दो बार क्यों है? एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस लैम्डा। ठीक है दोस्त। अब देखो तो यहाँ पे इस पे सेंटर की तरफ लगने वाला, जो सेंटर की तरफ लगने वाला नेट फोर्स है, वो आप वही लिखेंगे बात, एफ नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो नेट फोर्स है एम जी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस एम ओमेगा स्क्वायर आर इंटू कॉस लैम्डा इज इक्वल टू एम ए। तो देखो एम 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 कट गया तो एक्सेलरेशन हो गया जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस लैम्डा। अब थोड़ा सा और दिमाग लगाओ तो यहाँ पर एक ट्रायंगल भी दिख रहा है आपको। इस ट्रायंगल का नाम रख लो ओ ए बी, जो भी नाम रखना चाहो। ओ ए बी रख लिया मैंने। तो यहाँ पर ट्रायंगल ओ ए बी में अगर यहाँ पर आप कॉस लेमडा लगाओगे तो कॉस लेमडा की वैल्यू कितनी है? तो कॉस लेमडा है दिस बेस स्मॉल आर अपॉन हाइपोटेनियस कैपिटल आर। बेस स्मॉल आर हाइपोटेनियस कैपिटल आर, दैट इज स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर। तो स्मॉल आर की वैल्यू हो गई आर कॉस लैम्डा। इसे उठा के इस इक्वेशन में डाल देंगे तो ए हो जाएगा
जी माइनस ओमेगा स्क्वायर कैपिटल आर, कॉस लेमडा इंटू कॉस लेमडा हो गया कॉस स्क्वायर लेमडा। तो ये हो गया आपका एक्सेलरेशन या ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट, जो भी ये पॉइंट है, ड्यू टू रोटेशन, ओमेगा से घूम रहा है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ये जेई का है, जेई नीट का है, ये बोर्ड के लिए नहीं है, तो मैं इसको जीत लिख देता हूं। अब इंटरेस्टिंग गेम एक और है। इस पूरी सिचुएशन में, इस पूरे डिस्कशन में ए बराबर जी में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो अगर जी में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो अगर क्या ऐसा पॉसिबल है कि अर्थ इतनी तेज घूमना शुरू कर दे कि हमें यहां पर वेटलेसनेस फील होने लगे। मतलब अभी नीचे की तरफ जी लग रहा है, वो जी की वैल्यू 9.8 ना होकर जीरो हो जाए। ऐसा हो सकता है। ए की वैल्यू जीरो कब हो सकती है? जब जी किसके बराबर हो जाए? ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लेमडा। तो इक्वेटर पर अगर इस वैल्यू को कैलकुलेट किया जाए, तो इक्वेटर पर कैलकुलेट करने पे व्हेन, मैं सीधा वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू रख रहा हूं, व्हेन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब हो गया कि वेटलेसनेस, वेटलेसनेस कहां पे? एट इक्वेटर। इक्वेटर का मतलब लैम्डा की वैल्यू कितनी हो गई? जीरो। इक्वेटर का मतलब हो गया लैम्डा की वैल्यू हो गई जीरो। तो ये कॉस लैम्डा वन हो गया आपके पास। तो उस केस में आप लिखोगे जी की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? ओमेगा स्क्वायर आर के। तो यहाँ से आप ओमेगा निकाल लोगे तो ओमेगा हो जाएगा अंडर रूट जी बाई आर। जी की वैल्यू 9.8 है, आर की वैल्यू 6400 इंटू 10⁻³ मीटर है। ओमेगा सॉल्व होके आ जाएगा। यहाँ से अगर टाइम पीरियड निकाला जाए तो ओमेगा इज इक्वल टू आता है 2π/t होता ही है। तो यहाँ से जब टाइम पीरियड निकाला जाता है तो टाइम पीरियड आता है वो 1.4 आवर। मतलब जो दिन अभी आपके लिए 24 घंटे का है, वो दिन 1.4 आवर्स का हो जाएगा। मतलब अर्थ इतनी तेज गोल 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 घूमे कि वो 1.4 आवर्स में अपना अगर चक्कर पूरा कर ले, तो आप जमीन पे नहीं रहेंगे, आपके पैर हवा में रहेंगे। आप आसानी से इधर से उधर बिना किसी टेंशन के जा सकते हो। स्पेस वाली फीलिंग आएगी। उसके लिए बस अपने को अर्थ का ओमेगा चेंज करना है, ओमेगा बढ़ा देना है। ठीक है दोस्त, समझ में आ गई बात? किसी के मन में कोई डाउट? कुछ कहना है? नहीं कहना? तो ये ख़त्म करते हैं, आप इसको छापना शुरू कीजिए। नेक्स्ट हेडिंग लिखी जाए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। आवाज़ आ ही रही है? ठीक है। अच्छा, और वो था ना अपना, कहाँ गया? हाँ, ये इसमें की वैल्यू जो है जी एट पोल माइनस जी एट इक्वेटर वही है 0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, 21 किलोमीटर में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी ये भी लिख लेना बाद में, क्योंकि अब तो तुम्हें पीडीएफ ही मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, अगली कहानी देखते हैं। दोस्त, अगली कहानी ये है कि हम बात कर रहे हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसको यू से डिनोट कर, मैंने इसको ऐसे लिख लिया जीपी। आप लोगों को पूरा लिखना है, या पूरे मैं ही लिख दूं? मुझे भरोसा नहीं है तुम्हारे ऊपर अब। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये बन गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। देखो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन ऐसी है कि कोई भी सिस्टम को डिज़ाइन करने में आपको जो भी वर्क करना पड़ा, वो वर्क ही उसका पोटेंशियल एनर्जी है। तो उसके लिए डेफिनेशन ऐसी है कि इन्फिनिटी पर छोटे छोटे मासेस पड़े हुए हैं, छोटे छोटे। ठीक है, इन्फिनिटी पे पड़े हुए मासेस को आपको, जैसे मान लो ये कन्फिग्रेशन बनाना है, एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे ये M1 M2 दो मास हैं और 8 डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, ये कन्फिग्रेशन बनाना है। ये कन्फिग्रेशन कैसे बना होगा?
तो एक कन्फिग्रेशन बनाने के लिए मैंने क्या किया होगा कि इस इन्फिनिटी पे जो मास पड़े हैं ना m1 m2, इनको इन्फिनिटी से निकाल के मैंने यहाँ पे लेके आया होगा। जब मैं इस m1 को लेके आया हूँगा तो m1 को लाने में मुझे कोई वर्क नहीं करना पड़ा होगा, क्योंकि वर्क तो किसी फोर्स के अगेंस्ट होगा, और फोर्स तो यहाँ पे कोई है ही नहीं, क्योंकि दुनिया तो खाली पड़ी है, इस दुनिया में कोई नहीं है। तो कोई नहीं है तो पहले m1 को लेके आने में मुझे कोई वर्क नहीं करना पड़ा। लेकिन जैसे ही इस m2 को इन्फिनिटी वाली बाउंड्री से बाहर निकालूंगा, ये m1 अपनी तरफ खींचेगा कि आजा मेरे पास, और जब ये बोलेगा कि आजा मेरे पास, उस वक्त मुझे उसे रोकना है। मतलब इस m2 की काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होनी चाहिए, कुछ भी हो जाए। अगर m2 की काइनेटिक एनर्जी चेंज हो गई तो फिर पूरा रायता ही फैल गया। तो m2 को इन्फिनिटी से बाहर निकाल कर लाना है विदाउट चेंजिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो यहां तक लेके आने में जो ये r डिस्टेंस पर रखा है, तो r डिस्टेंस तक लेके आने में मैंने जो भी वर्क किया इस m1 के अट्रैक्शन के अगेंस्ट, वो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बन गई। डेफिनेशन समझ गए? इन्फिनिटी पे रखे हुए ऑब्जेक्ट्स थे, उससे एक सिस्टम बनाया, उस सिस्टम को बनाने में जो भी वर्क करना पड़ा विदाउट चेंजिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी, वो उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। इतना सा लॉजिक है, ठीक। तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो इसकी डेफिनेशन ऐसा लिख लेते हैं कि इट इज वर्क रिक्वायर्ड या वर्क डन इन असेंबलिंग a system from infinity to given configuration without changing kinetic energy, आजा आजा आजा, विदाउट चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ मासेस। मास की काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होनी चाहिए। तो इस सिस्टम को लाने में जो भी वर्क करना पड़ा, वो वर्क किसकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई। तो इस वर्क को कैलकुलेट कर लेते हैं, कौन सा महान काम है, हमें तो वर्क कैलकुलेट करना आता है। तो वर्क होता है हमारे पास एफ डी एक्स का इंटीग्रेशन, फॉर्मूला भी पता है अपन को। तो फॉर्मूला के बारे में सोचेंगे कैसे, तो सोचना भी शुरू करते हैं। देखो कैसे, यहाँ पे मान लेते हैं ये गिवन कन्फिग्रेशन था, और ये मैंने वापस से रीअरेंज करके वापस से बनाया है। तो मैंने काम किया, जब m1 को ले गया तब तो कोई वर्क नहीं हुआ, तो मैंने यहाँ से r डिस्टेंस पे ये जो m2 को जब लेके आ रहा था, तो इस पे इधर कुछ पुल लग रहा होगा, वो पुल होगा gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर। इसके अगेंस्ट ही वर्क करना है, तो इसके अगेंस्ट वर्क करते हैं। तो फोर्स हो गया मेरे पास gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर dx। अब यहाँ पर x नहीं है, यहाँ पर r माना है, तो यहाँ पर आपको इसको r लेना पड़ेगा, तो इंटू डी आर। इसे इंटीग्रेट कर देंगे इन्फिनिटी से लेके कहाँ तक, r तक। तो ये हो जाएगा मेरे पास gm1 m2, 1 अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है माइनस का 1 अपॉन आर, ये तो तुम्हें बचपन से पता है, इंटू डी आर इंटीग्रेशन फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर। ये वर्क हो गया। पता है ना इंटीग्रेशन 1 अपॉन आर स्क्वायर का क्या होता है? जिनको नहीं पता, ऐसे कछुओं के लिए इंटीग्रेशन या डब्बे में बंद करके लिख दे रहे हैं। ये 1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर का इंटीग्रेशन को लिखा जा सकता है आर की पावर -2 डी आर इंटीग्रेशन। इट कैन बी रिटन एज -2 + 1 अपॉन -2 + 1, मतलब आर की पावर -1 अपॉन -1, तो आंसर हो गया -1 अपॉन आर। ठीक है, तो ये अपन को याद रख लेना है। बहुत अच्छे। तो वर्क डन हो गया gm1 m2 -1 अपॉन आर, मैंने डायरेक्टली लिख दिया। अब इसके बाद अगर यहाँ पर देखा जाए तो अपन को वैल्यूज रखनी पड़ेंगी। तो gm1 m2 माइनस तो आगे ऑलरेडी आ ही गया है, तो पहले रखेंगे r, बाद में रखेंगे इन्फिनिटी। 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना होता है, 0, तो सेकंड टर्म तो 0 हो गई। पहले अपर लिमिट रखी, बाद में लोअर लिमिट रखी, तो ये वर्क ही आ जाएगा मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, जो कि है -gm1
m2 डिवाइडेड बाई r। ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रख लेना है। फॉर्मूला ये है, दो पॉइंट मासेस हैं m1 और m2, इन दोनों पॉइंट मासेस के बीच की जो डिस्टेंस है वो r है, तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी है -G m1 m2/r। बस इतना याद रखना है। डेरिवेशन आपके सामने है, अपन ने कुछ नहीं महान काम किया, एफ डी एक्स का इंटीग्रेशन कर दिया इन्फिनिटी से लेके r के बीच में। ठीक है दोस्त, यहाँ तक मुझे नहीं लगता किसी को कोई प्रॉब्लम आई होगी। आगे बढ़ते हैं। अब ये तो मैंने दो पार्टिकल सिस्टम का बनाया। अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपसे ऐसा बोलूं कि एक काम कर बेटा, एक ट्रायंगल बना, तो 2D में भी ट्रायंगल हो गई, जब 3D में है तो ये भैया ट्रायंगल बना दिया। फिर मैंने कहा इस ट्रायंगल पे एक मास m1 यहाँ रखा है, दूसरा मास m2 यहाँ रखा है, और तीसरा मास m3 यहाँ रखा है। तीनों मास समझ में आ गए? तीनों मास रखे हैं, और उसके बाद मैं कह रहा हूं कि अब एक काम कर बेटा कि यहां पर लिख दे इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। राइट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी चाहिए इसे, तो इसने महान काम कर दिया। अब यहां पर देखा जाए तो एक पेयर तो ये है, एक पेयर ये है, और एक पेयर ये है। तो कितने पेयर हैं? 3 पेयर। जब भी आपको किसी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी लिखने को आ जाए, यहाँ पर तो एल लेंथ है, किसी भी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी लिखने को आ जाए तो उसका सिंपल फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू ऑल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑल पॉसिबल पेयर्स ऑफ सिस्टम। बस ये बेसिक चीज याद रखना, क्योंकि हर बार आप वर्क थोड़ी कैलकुलेट करने बैठोगे। आप हर बार अगर वैसे मान लो ये इस तरीके से वर्क थोड़ी निकालोगे। अभी तो मान लो 3 पार्टिकल हैं, ठीक है, एक क्यूब के हर एक एंड पे अगर पार्टिकल लग दिया जाए तो 8 पार्टिकल हो जाएंगे। 8 पॉइंट मास की पोटेंशियल एनर्जी निकालने में आपको पसीने आ जाएंगे। तो ये वर्क से मेथड से तो नहीं होना। तो बेसिक समझ लिया अपन ने वर्क निकाल के कि दो पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस आर है, तो पोटेंशियल एनर्जी है -G m1 m2/r। लेकिन अगर दो से ज़्यादा हैं तो अपन को क्या करना है? ऑल पॉसिबल पेयर लगाने हैं। तो आपके सामने देखा तो यहाँ पे मेरे पास 3 पॉसिबल पेयर हैं। तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालना मेरे लिए बहुत आसान है। मैं क्या बोलूँगा? U इज इक्वल टू, पहले m1 m2 वाला पेयर ले लेते हैं, तो लिखेंगे -G m1 m2 डिवाइडेड बाई L। ओके, फिर m2 m3 वाला पेयर ले लेते हैं, तो लिखेंगे माइनस का m2 m3 डिवाइडेड बाई L। और फिर एक और पेयर बच गया m1 और m3 का, तो ये भी निगेटिव में ही होगा, तो माइनस का Gm1 m3 डिवाइडेड बाई L। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, U ऑफ सिस्टम इज, ये पोटेंशियल एनर्जी 1-2 के बीच की है, ये पोटेंशियल एनर्जी 2-3 के बीच की है, ये पोटेंशियल एनर्जी 3-1 के बीच की है। तीनों पोटेंशियल एनर्जी आ गई, आंसर आ गया। एकदम आसान है। इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई करके हम इसको ऐसा कर सकते हैं कि क्यूब इसकी बजाय स्क्वायर, ट्रेंगल की बजाय अपन एक स्क्वायर ले लेते हैं। तो भाई अपन ने एक स्क्वायर ले लिया। इस स्क्वायर की चाहे तो साइड को थोड़ा मोटा कर दिया जाए। अगेन m मास, स्मॉल m मास, मास सारे सेम दे दिए इस बार। और ये डिस्टेंस कितनी मान लें? L मान लेते हैं, चलो L मान ली, हो गया। और पूछा वही है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम बता दो कितनी होगी। अब इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालना देखो बहुत आसान है। तुमको पेयर ही तो बनाने हैं, पेयर बनाने में तो तुम सब एक्सपर्ट हो। पेयर बनाओ, तो एक पेयर क्या बनेगा? एक पेयर अगर बने, देखा जाए तो एक पेयर बन जाएगा, अपन रंग वाइट ले लेते हैं, वाइट ही है। एक पेयर बनेगा ये, दूसरा पेयर बनेगा ये, तीसरा पेयर बनेगा ये, और चौथा पेयर बनेगा ये। ये चारों पेयर की खासियत ये है कि इन चारों पेयर में जो साइड है वो L है। तो मतलब एक तो मुझे समझ में आ गया, 4 पेयर हैं, 4 पेयर ऑफ साइड L। बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा भी सारे पेयर हुए नहीं है, अभी 2 पेयर और बाकी हैं। कौन कौन से? तो ये मैं अलग रंग से दिखा देता हूं। एक पेयर ये है,
और दूसरा पेयर ये है डायगोनल वाला। तो एक स्क्वायर का जो डायगोनल होता है उसकी लेंथ होती है √2l, पाइथागोरस से निकाल सकते हैं। ये एल तो डायगोनल कितना हो गया, डायगोनल की वैल्यू आ जाएगी √2l, तो ये डायगोनल हो जाएगा √2l। तो यहाँ पर अपन बोल देंगे 4 पेयर एल साइड के एंड 2 पेयर हो गए आपके पास √2l साइड के। अब इनकी पोटेंशियल एनर्जी लिखते थे, तो सारे पेयर की एक साथ लिख देंगे। यू ऑफ सिस्टम आ जाएगा मेरे पास, एल साइड वाले पेयर की हो जाएगी -GM1M2, तो मतलब सारा एम ही है तो M1 M2 क्या लेना है, MM/L। लेकिन ऐसे कितने पेयर हैं, 4, समझ गए, 4 पेयर है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, -GM1M2 अपॉन इस साइड, साइड कितनी है √2l, तो ये साइड हो गई √2l ये वाली, तो ये √2l वाला ये, एक √2l वाला पेयर ये, ऐसे कितने पेयर हैं, 2, बस हो गया आंसर खत्म, इतना ही करना है। इसको चाहो तो रीअरेंज करके थोड़ा सा और लिख लो, रेंज करके क्या लिख दोगे, -GM² अपॉन L बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 4 + √2, ऐसा लिख लो बस, बाकी आंसर तो सेम ही है। समझ गए, एकदम आसान बात है, कोई टेंशन की बात नहीं इसमें, बहुत अच्छे। इसके बाद तुम लोगों ने पोटेंशियल देख लिया, अब तुमको पोटेंशियल एनर्जी देख ली, अब तुम लोगों को पोटेंशियल देख लेना चाहिए। पोटेंशियल एनसीईआरटी के सिलेबस में है नहीं, मैं एक बार कंफर्म कर लूं। तो भाइयों और बहनों, पोटेंशियल आपके सिलेबस में नहीं है, जेई नीट में तो है, तो उसको फिर बाद में ही पढ़ाते हैं। पोटेंशियल अपन बाद में पढ़ेंगे, हमने अभी पोटेंशियल एनर्जी देख लिया है। अब इसके बाद जो चीज़ इन्होंने दे रखी है एनसीईआरटी में, उस चीज़ का डिस्कशन करते हैं, वो है एस्केप स्पीड। एस्केप स्पीड, तो भैया आपको एस्केप हो जाना है किस चीज़ से, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से एस्केप होना है। तो ये वो है कि मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड बाय ऑब्जेक्ट टू गेट rid of gravitational potential या gravitational field intensity of earth, या टू गेट या टू एस्केप, गेट rid ऑफ की बजाय आप एस्केप शब्द भी इस्तेमाल कर सकते हैं, टू एस्केप फ्रॉम ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ऑफ अर्थ, दोनों शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, एक ही बात है। तो ये क्या कह रहा है भाई, सुनने में तो बड़ा अजीब लग रहा है, ये पता है सिंपल भाषा में बताऊं तो क्या कह रहा है, एक पत्थर को फेंको, इतना तेज फेंको, इतना तेज फेंको, इतना ही तेज फेंको, कभी लौट के नहीं आए वापस, मतलब ऐसा फेंक दिया कि अर्थ वापस से उसे वापस खींच ही नहीं पा रही अपनी तरफ। तो इसके लिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अर्थ का जहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड है वहां से तो अर्थ खींच ही लेगी, तो ऐसी जगह फेंको जहां पे उसका ग्रेविटेशनल फील्ड हो ही नहीं। तो मैं एक काम किया कि भाई ये अर्थ है, अर्थ की ये रेडियस r है, ये अर्थ का सेंटर है, और यहां से अपन ने एक ऑब्जेक्ट जिसका मास स्मॉल m है, इसको मैंने फेंक दिया। कहां पे फेंकूं ताकि लौट के ना आए, तो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड खत्म होती है इन्फिनिटी पे, तो मुझे इन्फिनिटी पे फेंकना है। कॉन्सेप्ट समझ गए, कहां फेंकना है, इन्फिनिटी पे, क्योंकि अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड इन्फिनिटी पर ही खत्म होती है, उससे पहले खत्म ही नहीं है। तो मैंने यहां पर इसको वेलोसिटी दे दी वी, वी एस्केप, चला जा, और ये मिनिमम वेलोसिटी है, तो मेरे हिसाब से तो बस यहां पर ये पहुंच जाए, तो यहां पर जो वेलोसिटी होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 0। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात। तो मेरे पास दो सिचुएशन बनी, एक सिचुएशन बनी कि जब ये अर्थ की सरफेस पर है, इसका नाम मैंने दे दिया 1, और दूसरी सिचुएशन बनी जब ये इन्फिनिटी पर है, उसका नाम दे दिया मैंने 2। तो अर्थ की सरफेस पर सिचुएशन 1 है, और अर्थ की सरफेस से बाहर जो सिचुएशन है इन्फिनिटी पर, वो सिचुएशन नंबर 2 है। तो ये कॉन्सेप्ट ये कहता है इसके वेलोसिटी का
कि भाई यहां पर हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी, ये हमने वर्क एनर्जी थ्योरम में पढ़ रखा है कि यहाँ पे कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है नहीं, तो हम यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा रहे हैं। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन में हमने ये पढ़ा था कि यू इनिशियल प्लस के इनिशियल इज इक्वल टू यू फाइनल प्लस के फाइनल, यही तो कॉन्सेप्ट था। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, इसको मैकेनिकल एनर्जी बोलेंगे, और फाइनल पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी। तो मेरे लिए ये इनिशियल और फाइनल ना होके 1 to 1 2 है, मतलब U1 K1 इज इक्वल टू U2 K2। आओ बातें करें। तो पहले तो अर्थ का सेंटर ये है, तो अर्थ का मास यहां मानेंगे, ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस पर है, इन दोनों के बीच का सेपरेशन कैपिटल आर है, तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन इनके बीच का सेपरेशन आर। कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। जब वन पॉइंट पे तुमने इसको v स्पीड से फेंका है, तो यहां पर इसकी काइनेटिक एनर्जी हो गई हाफ मास स्मॉल एम इंटू वी का स्क्वायर। ये भी कोई समस्या की बात नहीं। और जब अपन ने इसको फेंक दिया तो इज इक्वल टू, तुम कहां पर पहुंचे हो? इन्फिनिटी पर। इन्फिनिटी पर जाने का मतलब है कि तुम्हारे ऑब्जेक्ट से अब वो डिस्टेंस इन्फिनिटी पर है, क्योंकि जहां तुम पहुंच गए वो किस बात की इन्फिनिटी? इन्फिनिटी तो वो है ना जहां पे तुम कभी ना पहुंच पाओ। मैं तुम कभी ये नहीं बोल सकते खड़े हो गए कि नहीं भाई ये इन्फिनिटी है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर तुम जहां पर खड़े हो मतलब पहुंच गए, मतलब तुमने इन्फिनिटी अचीव कर ली, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो इन्फिनिटी है भाई डिस्टेंस, तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस जी एम एम अपॉन इन्फिनिटी। और मिनिमम वेलोसिटी है, तो मिनिमम स्पीड का मतलब है कि जस्ट पहुंच जाए यहाँ पे इन्फिनिटी पे, तो जस्ट अपन को यहाँ पे पहुंचा देना है। तो जस्ट यहाँ पे पहुंचाने के लिए मैंने यहाँ पर इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो, काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी हो गई? 0, क्योंकि जस्ट पहुंचाना है, वेलोसिटी 0 ही मानी है। 1/इन्फिनिटी भी 0 होता है, तो ये वाली टर्म भी 0 हो गई। अब आपके पास क्या बचा? आपके पास बचा माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाई आर इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाओगे तो माइनस एम इंटू वी का स्क्वायर, तो माइनस से माइनस कट गया, स्मॉल एम से स्मॉल एम कट गया, तो आपके पास जो वी बच रहा है वो वी बच रहा है √2 जी एम डिवाइडेड बाई आर। या थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे कोने में, तो यहाँ लिख देते हैं वी एस के बच रहा है √2 जी एम डिवाइडेड बाई आर। तुमने जिस पत्थर को फेंका था उसका मास कितना था? स्मॉल एम। यहाँ पे स्मॉल एम का नामो निशान नहीं है। इसका मतलब किसी भी प्लेनेट के लिए जो एस्केप स्पीड है वो फिक्स है, वो एस्केप वेलोसिटी कभी चेंज नहीं हो सकती, क्योंकि वो अर्थ के मास और अर्थ की रेडियस और जी पे डिपेंड कर रही है, उस ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड ही नहीं कर रही। तो ये वी एस्केप आ जाएगा √2 जी एम अपॉन आर। अब बच्चे यहाँ पे भी थोड़ा दिमाग लगा देते हैं, क्योंकि उनको एक चीज पता है कि स्मॉल जी की वैल्यू होती है जी एम अपॉन आर स्क्वायर, तो इसको वैसे लिख देते हैं √GM/r, ऊपर नीचे आर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो ये स्मॉल जी बन गया। तो यही फॉर्मूला बन जाता है √2G कैपिटल आर। भैया ये दोनों ही फॉर्मूले याद रखने हैं आप लोगों को एस्केप वेलोसिटी के किसी भी प्लेनेट के लिए। इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब बखैर। किसी कोई डाउट है तो पूछ सकता है, इसकी मैं वीडियो, आप इसकी PDF और वीडियो दोनों में आपको शेयर कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।